नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के 7वें चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन। अब पादप के जीवित वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं, पादप के जीवित वायवीय भाग। एक तो जीवित भाग होने जरूरी है, मृत भागों से नहीं होता है। दूसरा वायवीय भाग। वायवीय भाग मतलब जमीन के ऊपर के भाग, यानी तना हुआ, पत्ती हुए, ये कर सकते हैं। भूमिगत भाग नहीं करेंगे। भूमिगत तना भी नहीं कर सकता, जड़ भी नहीं कर सकता। जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन और एक शब्द आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इवेपोरेशन और वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन, दोनों में अंतर है। इवेपोरेशन या वाष्पीकरण भौतिक प्रक्रिया है और वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण किसी भी नम सतह का हो सकता है, किसी भी नम सतह। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े फिर थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, पहले गीले रहते हैं, फिर अपने आप उसका पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। पानी हमने बरामदे में किसी कारण से पानी फैल गया हमसे, तो वो भी धीरे धीरे अपने आप वाष्पीकृत हो जाता है, वो है इवेपोरेशन। जबकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो केवल पादप के जीवित वायवीय भागों द्वारा होता है। ठीक है। वाष्पीकरण किसी भी सतह का हो सकता है, ये केवल पादप के जीवित वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर वाष्पीकरण, जिस सतह का वाष्पीकरण होता है वह सतह शुष्क व गर्म हो जाती है। ठीक है, शुष्क हो जाएगी वह सतह। जैसे कपड़े, गीले कपड़े हमने सुखाए और वो वाष्पीकरण के द्वारा वो पानी उसका वाष्पीकृत हो गया, उड़ गया। अब वो कपड़े थोड़े से बिल्कुल सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं और गर्म हो जाते हैं। जबकि वाष्पोत्सर्जित सतह जो है वो नम व शीतल हो जाती है। नम व शीतल। वाष्पीकृत सतह नम व शीतल हो जाती है। ठीक है। ये कुछ मूलभूत अंतर आपको मैंने वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में बताए। अब जैसे पिछले अध्याय में हमने जल अवशोषण पढ़ा और रसारोहण पढ़ा, तो पादप जितना पानी अवशोषित करता है मृदा से, भूमि से, उसका 95% से अधिक भाग वाष्पोत्सर्जित कर देता है। यानी जितना पानी लिया है उसका बहुत कम भाग पादप काम में लेता है, बाकी सब का सब उड़ा देता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि पादप जो है पानी को उपयोग में लेने के लिए कम दक्ष हैं। पानी को कैसे उपयोग में लें ये इनको इतनी जानकारी नहीं, ये कुछ हम लोग ऐसे शब्दों में कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा पादपों की आवश्यकता ही पानी की होती है। हम देखें, कोई पौधा यदि हम लोग उगाएं और उसको हम पानी नहीं दें तो क्या होगा, वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। खेतों में जब बरसात नहीं होती तो अपने किसानों के चेहरे मुरझा जाते हैं और साथ साथ में फसल भी मुरझा जाती है। तो पानी की इतनी आवश्यकता है, लेकिन जब पादपों को पानी मिलता है तो वो बहुत बड़ा भाग वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है। इसलिए इसको बुराई की संज्ञा भी दे सकते हैं कि ये पादपों के लिए एक बुराई है, ईविल प्रोसेस है, जिससे पादपों को नुकसान होता है। परंतु वाष्पोत्सर्जन करना आवश्यक भी है उनके लिए। कई सारी क्रियाएं वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। कल जैसे हमने या पिछले वीडियो में हमने देखा कि जल अवशोषण और रसारोहण का अधिकतम कार्य किस पर डिपेंड है, वाष्पोत्सर्जन पर है। जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही आसानी से पानी अवशोषित भी होता है और वो फिर रसारोहण की क्रिया भी उतनी सुगमता से होती है ना। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है तो जल अवशोषण भी कम होगा। तो पानी को अंदर खींचने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन चाहिए,
इसलिए भी आवश्यक है। और अभी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में जब मैं भिन्नता बता रहा था तो एक अंतर मैंने आप लोगों को ये बताया कि वाष्पोत्सर्जन जिस सतह का होता है वह सतह नम व शीतल हो जाती है, नम व शीतल हो जाती है। अब आप सभी को पता ही है कि पादप जो है वो स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पर टिके हुए रहते हैं। अपनी तरह ये नहीं है कि धूप ज़्यादा लगा, गर्मी ज़्यादा लगी तो हम लोग छाया की तरफ दौड़ के चले जाएं या किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। अब पेड़ स्वयं किस पेड़ के नीचे, वृक्ष स्वयं जो दूसरों को छाया देता है, फल देता है, वह स्वयं किससे छाया मांगे, है ना। उसमें ऐसा कोई साधन ही नहीं है वो दूर जा, तो वृक्ष स्वयं कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उनकी सतह जो शीतल और नम हो जाती है, उसके कारण से ही उनके चारों ओर आसपास का तापमान कम हो जाता है और वो गर्मी से स्वयं बचते हैं और हम लोगों के लिए भी शीतलता को प्रदान करते हैं, इसलिए आवश्यक भी है। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न भी कई बार उठता है या पाठ्य पुस्तकों में लिखा रहता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, क्यों आवश्यक बुराई है क्यों? तो बुराई क्यों है? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प के रूप में उड़ाना पड़ता है, जल की अत्यधिक हानि होती है। जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 95% भाग वाष्प के रूप में वायुमंडल में विसर्जित हो जाता है, इसलिए बुराई है। परंतु आवश्यक क्यों है? तो इसके 3 कारण कहेंगे। जल अवशोषण इसी कारण से होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण। रसारोहण की क्रिया इसी के द्वारा होती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके कारण शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पत्तियों के आसपास की सतह जो है पादप की वो नम व शीतल हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण, इन कारणों से ये आवश्यक बुराई की संज्ञा इसको दी गई है। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन पादप की पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है, जिनको हम पर्णरंध्र कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, रंध्र पादपों में 3 प्रकार के होते हैं, पर्णरंध्र, एक वातरंध्र और एक जलरंध्र। तीनों प्रकार के रंध्रों का उल्लेख इस चैप्टर में आएगा बारी बारी। ठीक है, पर्णरंध्र जो पत्तियों पर उपस्थित होते हैं, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन इनके द्वारा ही होता है। वातरंध्र बड़े पेड़ों, काष्ठीय पेड़ जो होते हैं, उनकी छालों के बीच में दरारें होती हैं, वो वातरंध्र है। वात मतलब वायु, वायु का आदान प्रदान इनका कार्य है। और जलरंध्र कुछ पादपों की पत्तियों के किनारों पर, सतह पर नहीं, किनारों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसको जलरंध्र कहते हैं। ठीक है, जलरंध्र पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन में पहला स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, पर्णरंध्रों द्वारा, अंग्रेजी में स्टोमेटा और स्टोमा एक वचन के लिए, स्टोमेटा बहुवचन के लिए शब्द आता है। तो ये हो गया। ये 90 से 97% वाष्पोत्सर्जन इसी के द्वारा होता है। ये 50 से 97 लिखा है, 90 से 97% है ये। क्यूटिकुलर, पत्तियों की सतह पर वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए विशेषकर मरुद्भिद पादपों में, और ज़्यादातर मरुद्भिद पादपों में ऐसा होता है कि पत्तियों के अधिचर्म के ऊपर मोटी उपत्वचा पाई जाती है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। इसका काम है वाष्पोत्सर्जन को रोकना। जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु कई जगह ये क्यूटिकल टूटी कटी फटी रहती है या पतली रहती है, वहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ये 3 से 10% जो है इसी के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। तो लगभग सभी वाष्पोत्सर्जन ही हो गया। फिर तीसरा और अंतिम जो है वो है लेंटिकुलर। अभी जैसे बताया था वातरंध्र, वातरंध्र को अंग्रेजी में लेंटिसेल कहते हैं। वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन जो बहुत ही कम, नगण्य होता है, 1% से भी कम होता है या अधिकतम 1% तक होता है, वो ऐसा है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन हो गया। तो जब हम लोग वाष्पोत्सर्जन की बात चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से उसका मतलब पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से ही है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से ही है।
सिर्फ रंध्र भी पर्ण रंध्रों को कहेंगे। तो पहले आपको मैं रंध्र और ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये पत्ती की निचली अधिचर्म पर ये आपको दिख रहा है एक छिद्र, ये रंध्र है। रंध्र को बनाने वाली कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं कहलाती है। इसकी विस्तृत संरचना आगामी वीडियो में हम लोग देखेंगे और आपको ये चित्र इससे दिखाते हैं। ये देखो, ये पर्ण की एक सतह को काट कर दिखाया गया है। इसमें ऊपर जो ग्रे कलर का ऐसे पूरा दिखाया गया है वो है क्यूटिकल, उपत्वचा जो वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए थी। ये ऊपर की अधिचर्म, ये नीचे की अधिचर्म। नीचे की अधिचर्म में दो रंध्र दिख रहे हैं। रंध्र अंदर जहाँ खुलते हैं उसको बोलते हैं सबस्टोमेटल कैविटी। ये नाम दिया है सबस्टोमेटल कैविटी, इसके लिए इस उपरंध्रीय गुहा कहते हैं। और ये द्विबीजपत्री पर्ण है या पृष्ठाधारी पर्ण है, तो इसका पर्ण मध्योतक दो भागों में बंटा हुआ रहता है। ऊपर वाली कोशिकाएं लंबी लंबी खम्भ तक, पेलिसेड पेरेन्काइमा या खम्भ मृदु तक, और निचली अधिचर्म की तरफ गोल गोल बड़ी बड़ी कोशिकाएं स्पंजी मृदु तक कहलाती हैं। ठीक है, ये पर्ण की संरचना से आपको परिचित करवाया है मैंने। अब उन्हें वातरंध्र पर चर्चा करते हैं। ये जो बड़े काष्ठीय पेड़ जो होते हैं उनकी छालों के बीच में जो दरारें हैं, इन दरारों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनको वातरंध्र कहते हैं। इनका कार्य गैस विनिमय करना। वातरंध्र के ठीक नीचे कुछ जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सूक्ष्मदर्शी रूप है अनुप्रस्थ काट में, ये लेंटिसेल है। ठीक है, और ये इधर ये जाइलम है, ये ठीक केंद्र में मज्जा है, ये फ्लोएम है, ऐसे दिखाया गया है। ये छाल बीच बीच में कटी फटी होकर ये वातरंध्र बना रही है। ठीक है, अब एक टॉपिक और छोटा सा हम लोग लेते हैं ताकि इस आज के वीडियो का हम लोग समापन कर सकें। वो है अपना स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में ये लिखा है कि पादप में वितरण के आधार पर, पत्ती में पर्ण पर वितरण के आधार पर, पर्ण रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस द लीव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार की पत्तियां होती है। पत्ती की सतह पर रंध्र कहाँ स्थित ज़्यादा मात्रा में उसके आधार पर। पहला इसने नाम दिया है हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक इसको हिंदी में कहेंगे अधोरंध्री पर्ण। अधोरंध्री पर्ण नाम से स्पष्ट है कि रंध्र केवल निचली अधिचर्म पर पाए जाएंगे, केवल निचली अधिचर्म पर पाए जाएंगे। ठीक है, अधिकांश पृष्ठाधारी पर्ण, जिसको डॉर्सिवेंट्रल लीव्स बोलते हैं, या द्विबीजपत्री पर्णों पादपों में पाए जाने वाले पर्ण इसी प्रकार की होती है। प्रसिद्ध उदाहरण इसका आलू संतरा है, सेब संतरा है, इसलिए इसको सेब प्रकार का पर्ण भी बोलते हैं, एप्पल टाइप। ठीक है, फिर चलो तीनों चित्र के द्वारा आपको मैं दिखा देता हूँ तीनों स्थितियों को। पहले ये हो गई अधोरंध्री पर्ण, निचली सतह पर है रंध्र। ठीक है, ऊपरी वाली सतह पर रंध्र नहीं दिख रहा है। दूसरा हम लोग चलते हैं एम्फिस्टोमेटिक लीव्स। एम्फिस्टोमेटिक लीव्स या उभयरंध्री पर्ण। उभयरंध्री पर्ण मतलब जब पर्ण रंध्र पत्ती की दोनों अधिचर्म पर हो। ये देखो, एक इधर दिख रहा है, दो इधर दिख रहे हैं मेरे को, तीसरा इधर ऊपरी अधिचर्म में भी दिख रहे हैं और ये निचली अधिचर्म में भी रंध्र दिख रहे हैं। ये हो गया उभयरंध्री पर्ण। ठीक है, एम्फिस्टोमेटिक लीव्स। ये समद्विपार्श्विक पर्णों का उदाहरण है। समद्विपार्श्विक पर्णों में ऐसा होता है। समद्विपार्श्विक पर्ण या आइसोबाइलेटरल लीव्स आपने 11वीं में पढ़ा है, नाम से पता चल रहा है समद्विपार्श्विक।
दोनों पार्श्व एक समान, दोनों साइड एक जैसे। ठीक है, एक बीज पत्रियों में अधिकांशतः इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। अब जो जलीय पादप होते हैं, जल प्लावी पादप, जल प्लावी पादपों में जल प्लावी पादप और एक जल निमग्न पादप। जल प्लावी पादपों में पर्णरंध्र केवल पर्ण की ऊपरी अधिचर्म पर पाए जाते हैं। ये देखो, एक ये 4 एरो बना रखे हैं, वहाँ पे हैं 4 रंध्र, केवल ऊपरी। इसको बोलते हैं अधीरंध्री पर्ण, अधीरंध्री पर्ण या एपिस्टोमेटिक लीव्स। ठीक है, अधीरंध्री पर्ण, ये हो गया। अब जो जल निमग्न पादप होते हैं, जो पानी में डूबे हुए पादप होते हैं, उनमें पर्णरंध्र या तो होते नहीं हैं अथवा अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो अपनी किताब में फिर से अपन चलते हैं और उसमें जो एग्जाम्पल उस हिसाब से उनके नाम भी इन तीनों प्रकार में दिया है। ये देखो, अधोरंध्री पर्ण को आलू प्रकार का इसलिए सॉरी बार बार आलू नाम आ रहा है, एप्पल टाइप इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें केवल निचली अधिचर्म में ही इसमें पर्णरंध्र पाए जाते हैं। एम्फिस्टोमेटिक में दोनों स्तरों पर होते हैं। इसको मक्का प्रकार का या जई प्रकार का भी कहते हैं, ओट टाइप जई। ठीक है, और एपिस्टोमेटिक जिसको अधीरंध्री पर्ण कहेंगे, केवल ऊपरी सतह पर होगा, उसको ये नाम दिया गया है। इसका उदाहरण है जो जल प्लावी पादप होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, जैसे वाटर लिली, इसलिए इसको वाटर लिली टाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना पढ़ते हैं, कल हम पर्णरंध्र की संरचना का विस्तार से वर्णन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।